जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द चाणक्य क्लासेस। जैसा कि हम लोग अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट आर ओ एंड APS की टेस्ट सीरीज़ चला ही रहे हैं, तो उसी की एक अगली कड़ी में आज हम लोग करने वाले हैं यूपी PCS RO 2023 के लिए GS वर्ड कोचिंग की टेस्ट सीरीज़। और मॉक नंबर ये सेकंड है आपका। चलिए आप भी क्या कीजिए, जब शुरुआत करने से पहले कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए, साथ साथ आप भी क्वेश्चन को लगाते जाइए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और जो ना समझ में आए, आप टेलीग्राम ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से टेलीग्राम में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और बाकी PDF भी आपकी इसकी टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी तक जिस किसी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें, जो कि उन्हें भी अच्छी चीज़ मिल सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलने लगे कि हाँ कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पसंद आ रहा है लोगों को। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना। सेकंड तो ये बुकलेट का ही हुआ। थर्ड चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो ग्रह हैं कौन कौन से हैं, तो आपको पता है क्या है। पहले ऑप्शन क्या है, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, शुक्र। ठीक है, इनका जो सूर्यांश है वो क्या है आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इनमें सबसे पहले कौन सा होगा, बुध है नहीं, बुध, फिर बुध, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। ठीक है, बढ़ती हुई बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताओ आपके हिसाब से कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में आप भी बताते जाएं साथ साथ। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, बुध, शुक्र, इसमें शुक्र है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका पहले का होगा, पेन चेंज कर लें, एक सेकेंड। ओके, कौन सा होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका सी ऑप्शन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात बराबर होंगे तो कहाँ होगा, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के बिल्कुल बीच में पड़ेंगी। तो कहाँ पड़ेंगी, उत्तरी ध्रुव या फिर भूमध्य रेखा या फिर दक्षिण ध्रुव या फिर कर्क रेखा। बिल्कुल मिडिल पॉइंट भूमध्य रेखा, दूसरे का बी ऑप्शन, दूसरे का बी। नेक्स्ट तीसरा, थर्ड, मैचिंग करवा रहा है। निहार का परिकल्पना आपकी किसने दी थी, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी, द्वैतारिक परिकल्पना किसने दी थी, या फिर अंतर तारक धूल परिकल्पना आपकी किसने दी थी। ठीक है, आप इसको मैच कीजिए। तो आप भी साथ साथ लगाते जाइए, जो आपकी निहारिक परिकल्पना है वो आपकी किसने दी थी। ऑप्शंस इससे देख लो, निहारिक परिकल्पना लाप्लास थ्योरी थी। तो पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा बी और सी में ही है, तो ए और डी ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, और जो ग्रहण परिकल्पना है वो किसने दी थी आपकी, चैम्बरलिन तथा मोल्टन। तो बी के नीचे पहला होना चाहिए, तो सी ऑप्शन मिल रहा है। पहले का तीसरा, बी का पहला, इसमें सेकंड ऑप्शन दे रहा है दूसरे में। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे फोर्थ, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं।
इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। परतदार चट्टानें आपकी बेसिकली क्या होती हैं? पहली बात इसमें देखो, चट्टानें जलीय तंत्र द्वारा, ठीक है, लेयर्स बन रही हैं, ओके। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ठीक है, परत लेयर्स बन रही है तो पुरानी चट्टानों का भी क्षरण उसमें सम्मिलित है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, नहीं, जब लेयर्स बन रही हैं, परतदार चट्टानें बन रही तो उसमें जीवाश्म भी दब जाते हैं, तो ये थर्ड वाला गलत है। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, परतदार है तो परतें पाई जाएंगी, तो कौन सा 1, 2, 4 सही है? किसमें? बी ऑप्शन, चौथे का बी। आ गया पांचवा, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? नीस, बलुका पत्थर, चूना पत्थर या सेल? इनमें से कौन सा नहीं है? नीस, बलुका पत्थर, चूना पत्थर, सेल, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? तो इसमें बलुका पत्थर, चूना पत्थर ये एक ही क्वालिटी, सेल ठीक है, नीस नहीं है। क्यों नीस क्यों नहीं है? क्यों? नीस एक रूपांतरित चट्टान है, और जबकि ये रूपांतरित नहीं है। तो पांचवें का ए। छठवां, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? ठीक है, किलिमंजारो, एटना, मोना लोआ या फिर किलायू, इनमें से कौन से हैं? एक से ज़्यादा हैं या एक दो ही हैं? कौन से हैं सक्रिय ज्वालामुखी? तो 6 का कौन सा है? किलिमंजारो आपका तंजानिया में है, ठीक है, और एटना इटली है, और मोना लोआ आपका हवाई द्वीप ही अमेरिका में, किलायू भी हवाई द्वीप अमेरिका में है, ठीक है। और ये किलिमंजारो तंजानिया वाला है, ये तो मतलब निष्क्रिय है, बाकी ये तीनों तो 2, 3, 4 कहाँ है? डी ऑप्शन। जो किलिमंजारो तंजानिया है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, बाकी हवाई द्वीप में, और ये इटली वाला भी एक्टिव है। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है। ऑप्शंस: भूकंप का प्रभाव, भूकंप का मूल, भूकंप की तीव्रता या भूकंप की दिशा। जो रिक्टर स्केल है वो किस लिए होता है? भूकंप को नापने के लिए। जो आपका जो रिक्टर स्केल है जिसकी खोज की थी 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने, जिनके नाम से इसे रिक्टर स्केल माना जाता है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक बिंदु होते हैं, मतलब लेवल होते हैं, और हर लेवल पिछली लेवल से 32 गुना रिप्रेजेंट करती। जैसे कहीं रिक्टर स्केल 5 का भूकंप आया है और कहीं 6 का आया है, तो उससे 32 गुना भयंकर वो हादसा होगा रिक्टर स्केल। तो रिक्टर पैमाने का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? क्या बताया था? भूकंप की तीव्रता। 7वें का सी। आगे 8वां, महाद्वीपों का क्रम सबसे बड़ा कौन सा है? ये वो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताइए होगा सबसे बड़ा तो अफ्रीका है, तो बी और डी ऑप्शन तो अपने आप ख़त्म हो गए, ठीक है। अफ्रीका सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, तो ए ऑप्शन ख़त्म हो गया, सी में आ जाओ। अफ्रीका के बाद 2 ही हमें याद हो तो उससे ही काम हो गया। 8वें का सी। निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, मतलब प्रति व्यक्ति भूमि किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ये आपकी एशिया में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, या दक्षिण अमेरिका में है, या यूरोप में है। ये कहाँ है? आप भी साथ साथ इसको लगाते जाइए सभी लोग। तो ये आपकी है सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति भूमि की बात कर रहा है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, जो महाद्वीप है उसके किनारे किनारे ही लोग रहते हैं, बीच में बंजर है, मतलब बंबूल इस तरह की ऊसड़ एरिया, बाकी किनारे किनारे ही लोग रहते हैं। तो मतलब ये ज़मीन तो बीच की पूरी ही खाली है, जहाँ के लोग मेनली भेड़ पालन करते हैं। प्रति व्यक्ति भूमि के हिसाब से कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया। 10वां, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का, उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से कौन सा महाद्वीप पूछ रहा है? इसमें मैदानी भाग के हिसाब से किस महाद्वीप में प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है,
एशिया या फिर अफ्रीका या फिर यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आपका पूछ रहा है प्रतिशत के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका दक्षिण अमेरिका है क्षेत्रफल। प्रतिशत पूछ रहा है मतलब कि टोटल जितना एरिया है उसमें सब परसेंटेज निकालते, क्या निकालते हैं, जितना दिया होता है उस टोटल से डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से प्रतिशत के हिसाब से है सबसे ज़्यादा यूरोप। मैदानी भाग प्रतिशत में पूछे तो यूरोप लगाना, क्षेत्रफल में मैदानी भाग पूछे तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल है मैदानी क्षेत्र का। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? हिमालय है या आल्प्स है या एंडीज़ है या रॉकीज़ है। विश्व की सर्वाधिक लंबी, हिमालय तो इंडिया की है, तो इसमें कौन सी है? इसमें है आपकी साउथ अमेरिका की एंडीज़ पर्वतमाला, जो लगभग आपकी 7200 किलोमीटर लंबी है, जो इसके लगभग 6 या 7 देशों को ये कवर करती है 7200 किलोमीटर। तो कौन सी है विश्व की सर्वाधिक लंबी? एंडीज़ है। इंडिया की पूछ ले तो हिमालय। नेक्स्ट पेज। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा? आल्प्स पर्वत श्रेणी किसकी है भैया? फ्रांस की या फिर जर्मनी की या फिर इंग्लैंड की या ऑस्ट्रिया की? आल्प्स कहाँ की है बताओ आप भी। कमेंट किसी के नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपकी इंग्लैंड में नहीं पड़ती है, फ्रांस जर्मनी ऑस्ट्रिया के बीच है ही, जिसमें इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ना आल्प्स की, माउंट ब्लॉक करके है, जिसकी 4810 मीटर कुछ ऊंचाई है। आगे 12वें का सी हो गया। आगे 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया ये याद रखना, पूछ क्या रहा, नहीं है। ओके, गोबी मरुस्थल या फिर कराकोम या फिर गिब्सन, ये दिया है गोबी मंगोलिया, ठीक है आपका, कराकोम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया सही है। तकला मकान ये आपका उज्बेकिस्तान नहीं है, ये चीन में है, तो ये 13वां का डी सही है। 13वें का डी, क्योंकि ये तकला मकान कहाँ है आपका? चीन में। तकला मकान कहाँ है आपका? चीन में, तो 13वें का डी, 13वें का डी लगा दो। 14, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, केन्या में क्या कंपोस होती है? अर्जेंटीना में क्या पंपास, ये घास के मैदान है। वेनेजुएला में सवाना है क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज है क्या? तो इसमें पूछ रहा सही है। केन्या में कौन सी घास होती है? केन्या कंपोस नहीं, कंपोज तो नहीं, कंपोज आपकी ब्राज़ील में होती है। अर्जेंटीना पंपास या फिर वेनेजुएला में सवाना आपकी अफ्रीका केन्या तंजानिया के लगभग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज होती है नहीं, स्टेपीज आपके यूरेशिया में। इसमें सही कौन सा है? इसमें अर्जेंटीना पंपास आपका सही है। 14 का बी। 15, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहीं कहीं आपको सोमाली प्रायद्वीप भी बात करेंगे, तो कौन सा है इसमें से? ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन है अल्जीरिया, मोरक्को, इथोपिया तथा केन्या। सेकंड ऑप्शन आपका लीबिया, सूडान तथा मिस्र। थर्ड ऑप्शन आपका सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। डी ऑप्शन क्या है? नामीबिया, बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये सोमालिया प्रायद्वीप, तो उसके आसपास कौन कौन से हैं? सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें इरिट्रिया वगैरह, हाँ इरिट्रिया भी है इसमें। 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? घाना, अक्रा, ये कैपिटल, हाँ कैपिटल पूछ रहा है। घाना अक्रा होती है। नामीबिया की विंडोहा क्या? युगांडा की अबुजा है क्या? जाम्बिया की लुसाका है क्या?
घाना की तो अक्रा होती है, नामीबिया की विंडहॉक होती है, युगांडा युगांडा की तो अबुजा नहीं, अबुजा कहाँ की है, अबुजा आपकी नाइजीरिया की है, तो युगांडा की कंपाला होती है, तो यही वाला ऑप्शन सही है, नहीं है। ठीक है, 16 का सी। युगांडा की कहाँ है, कंपाला, और ये अबुजा कहाँ की है, ये आपकी नाइजीरिया की है। 17, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? भूमध्य सागर से किस अफ्रीकी देश की नहीं मिलती है? ठीक है, कौन कौन से? अल्जीरिया है, या फिर मिस्र, या फिर नाइजर, या फिर ट्यूनीसिया। ठीक है, अल्जीरिया भूमध्य सागर के आसपास आप मैप देखोगे आता ही है, मिस्र तो भूमध्य सागर ठीक आता ही है, नाइजर या फिर ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया आता है। नाइजर जो है ना स्थलबद्ध देश है, और अफ्रीकी याद रख लेना ना, कुछ देश हैं जो बता देते हैं आपके, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, ये अफ्रीका महाद्वीप के, कई बार पूछा गया, अफ्रीका महाद्वीप के किनारे लगने वाले कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, ये अफ्रीका महाद्वीप के। ये नाइजर क्या है, ये स्थलबद्ध देश है, तो ये नहीं होगा। 17 का सी, 17 का सी। आगे 18वां, ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? ईरान में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, या यूएसए में है? ग्रेट साल्ट झील ये आपकी यूएसए में है। 18 का डी। 19, एशिया की निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है, साउथ में बहने वाली है? लामूर है, लीना है, साल्विन है, या फिर आपकी ओब है? तो इनमें कौन सी है? इनमें जो साल्विन नदी है ना, वो आपकी नीचे को अंडमान निकोबार सागर में जाती है, तो 19 का सी। आगे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ऑप्शंस बैकाल, विक्टोरिया, लेक सुपीरियर, या लेक मिशिगन। विश्व की सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो ये आपकी लेक सुपीरियर है। कौन सी है? 20 का सी। 21, सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन की सुरक्षा करता है, मतलब हमें कौन बचाता है? ऑप्शंस आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन की परत, या डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। रेडिएशन से आपको ओजोन परत तो बचाती है, ठीक है, और आपको ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये स्ट्रेटोस्फियर, ये भी जो 15 से 35 किलोमीटर एरिया के लगभग पे धरातल से ऊपर पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही हमारी रक्षा करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? 21 का डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। आंसर क्या है? डी, बी और सी दोनों। आगे 22, सुमेलित कीजिए। बिली बिली, हरकेन, ये एक तरह से तूफान या हवाएं हैं क्या? विली विली आपकी कहाँ, चीन में है क्या? हरकेन ऑस्ट्रिया में है क्या? टाइफून फिलीपींस से इनको मैच करना है। तो विली विली आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, तो ए के नीचे दूसरा, तो ए के नीचे दूसरा तीनों में है, तो डी वाला नहीं है, ए बी सी में कोई हो सकता है। हरकेन आपकी, ये हरकेन आपकी कहाँ पाई जाती है? ये यूएसए में पाई जाती है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, तो बी के नीचे चौथा, तो बी के नीचे चौथा, तो ए और डी कैंसिल हो गया, अब बी या सी में से कोई एक है। टाइफून, टाइफून आपकी कहाँ पाई जाती है? टाइफून पाई जाती है आपकी चाइना के में, जो चाइनीस वो सागर वगैरह, मतलब कह सकते हो चीन में ही, तो सी के नीचे पहला, तो 2 4 1 ऑप्शन इसमें मिल गया, आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। 22 का बी, 22 का बी। 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। फोन, ये हवाएं कहाँ कौन सी पाई जाती हैं? फोन के आल्प्स पर्वत एरिया में, सिमुम के अरब मरुस्थल में, सांता आना क्या न्यूजीलैंड में, खमसिन क्या मिस्र में? तो फोन आल्प्स पर्वत श्रेणी के, बिल्कुल सही बात है। सिमुम अरब मरुस्थल, ये सही बात है। सांता आना न्यूजीलैंड, खमसिन मिस्र।
खमसिन गिबली मिस्र, ये सही है। सांता आना न्यूजीलैंड नहीं, ये आपके सांता आना पाई जाती है आपके यूएसए कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्सा में, ये वहाँ की स्थानीय पवन है। तो ये ही नहीं है, सी ऑप्शन ये नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, यूएसए में, कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में, जो एक स्थानीय पवन है सांता आना, ना कि न्यूजीलैंड में। तो 23 का सी, 23 का सी। आगे 24, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ठीक है, कौन सा एरिया है? शुष्क प्रदेश है, या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश है, या फिर उपाद्र प्रदेश है, या फिर आर्द्र प्रदेश है? पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्रफल पर कौन सा, ये मतलब किस तरह की ज़मीन ज़्यादा है, ये पूछना चाह रहा है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ज़मीन किस तरह की है? जो लगभग पृथ्वी के, ये कह सकते हैं शुष्क प्रदेश, क्योंकि पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से पे है। अफ्रीका महाद्वीप में कितना बड़ा आप देख रहे हो, रेगिस्तानी मतलब कह सकते हो, मरुस्थल सबसे ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया का बीच का हिस्सा पूरा ही है, तो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र शुष्क प्रदेश है। 24 का ए। नेक्स्ट पेज। अभी तक भैया जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाला बटन पर दबा दें, इसका कोई पैसे नहीं लगते हैं। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रेशम उत्पादन की बात कर रहा है। द्वितीय है, प्रथम है, चतुर्थ है, या फिर तृतीय है? तो रेशम उत्पादन में टॉप पे कौन है विश्व में? चाइना। और इंडिया कौन से स्तर पे है? इंडिया सेकंड। और टॉप कौन है? चाइना। 26, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? मतलब लौह अयस्क विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस आपके, भारत, ब्राज़ील, चीन या ऑस्ट्रेलिया? बताइए भैया। लौह अयस्क बृहत्तम उत्पादक की बात कर रहा है, कहाँ, कौन उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये नहीं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादक है आपका ऑस्ट्रेलिया, और पाया जाता मतलब लौह अयस्क कहाँ पाया जाता पूछता तो आपका चीन होता। ठीक है, 26 का डी। 27 चलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा है। ठीक है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, या फिर म्यांमार है? दक्षिण पूर्व एशिया में आपका अगर पूछेगा तो ये आपका है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। 27 का बी। ये तो आप सभी लोग बता ही देंगे। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है, तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रूस में, या फिर ब्राज़ील में? यूरेनियम आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपको पता भी होगा। उत्पादक में तो कजाकिस्तान है, लेकिन पाए जाने की बात कर रहा है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। जो वहाँ पे खान है, उसका क्या नाम है? ओलंपिक, हाँ ओलंपिक डेम खान कर गया उसमें, ओलंपिक डेम खान में। और लेकिन आपसे पूछो उत्पादक कौन है, तो कजाकिस्तान है। आगे बुशमैन का संबंध है। बुशमैन एक ट्राइब से कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका की, कालाहारी की, या अमेजन बेसिन की, या फिर सहारा मरुस्थल? जो बुशमैन ट्राइब्स हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं बताइए? ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो सभी अफ्रीका ही हिस्सा है, ये अमेजन बेसिन तो नहीं। ठीक है, ये बुशमैन पाए जाते हैं अभी कालाहारी मरुस्थल। 29 का बी। वलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शंस आपका काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, बलियारिक द्वीप समूह ये स्पेन का। ठीक है, बलियारिक समूह स्पेन, तो ये भूमध्य सागर। 30 का डी। 31, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। बी ऑप्शन, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। सी ऑप्शन, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डी ऑप्शन, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। अब क्या पूछा? सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है,
भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में सही है। क्या है, अर्थ दो हिस्सों में डिवाइडेड है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में ठीक है। चलो यही समझते हैं। इस तरह लाइक दिस, ऐसे पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में काटोगे तो इंडिया यहाँ पे है, ये इंडिया है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, या फिर भारत में 28 राज्य केंद्र शासित या भारत का, ठीक है, उष्णकटिबंधीय में नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि इंडिया में मानसून भी पाया जाता, तो इतना नहीं है। 31 का बी, 31 का बी होगा। नेक्स्ट 32, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शंस आपके सिक्किम, आसाम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा। बी ऑप्शन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम या फिर बिहार। सी ऑप्शन असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। डी ऑप्शन सिक्किम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये पश्चिम बंगाल के आसपास क्या है? पश्चिम बंगाल उधर चिकन नेक, आसाम, ठीक है, सिक्किम उधर है ही, बिहार इधर यूपी से ऊपर बिहार, झारखंड, उड़ीसा। कहाँ है ये? सी ऑप्शन 32 का सी। 33, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं से लगती हैं? ठीक है, लद्दाख या फिर सिक्किम। बी ऑप्शन आपका उत्तराखंड या फिर मिजोरम। सी ऑप्शन है असम या सिक्किम, या फिर उपरोक्त सभी दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। ठीक है, लद्दाख कहाँ स्पर्श करता है? लद्दाख आपको चीन, ठीक है, ऊपर पाकिस्तान को कर लेगा लद्दाख, और आपको अफ़गानिस्तान। लद्दाख तो 3 को कर रहा है इधर, सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान। नहीं, ये नहीं है, 3 को कर रहा है। उत्तराखंड आपका चीन, नेपाल को, ठीक है। मिजोरम आपका बांग्लादेश, म्यांमार को। यही हो जाएगा। उत्तराखंड आपका चीन को करता है, नेपाल को, और मिजोरम जो आपका है बांग्लादेश और म्यांमार को करता है। तो बी ऑप्शन ठीक है। 33 हो गया, 33 का बी। 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, या फिर नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। सही नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है? पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र नहीं भाई, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र जो है ना उसका अधिक ऊंचाई पर, क्योंकि उधर ही अन्नाईमुड़ी चोटी है आपकी। तो इसका 34 का ए हो जाएगा। इसका दक्षिणी हिस्सा वो ऊपर है, क्योंकि उधर ही आपकी अन्नाईमुड़ी चोटी है, जो आपकी 2690-95 लगभग है। ठीक है, 34 का ए। 35, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का कंचनजंगा है, या फिर नंदा देवी है, या फिर नीलगिरी है, या फिर गॉडविन आस्टेन है। कंचनजंगा आपका ये सिक्किम के है, ये कितना 8598 के लगभग है, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड वाला 7800 कुछ था ये। नीलगिरी 2600 नहीं। गॉडविन आस्टेन यही होगा, गॉडविन आस्टेन, क्योंकि ये 8611 मीटर है, लेकिन ये आपका इंडिया का है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान का इस पर कब्जा है। लेकिन इंडिया का पूछ रहा है भारत का सर्वोच्च, तो गॉडविन आस्टेन या फिर K2। कंचनजंगा आपका सिक्किम में, लोगों ने जनरली इसका कंचनजंगा में लगा दिया होगा। 36, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो आपको सीक्वेंस हम बता देते हैं। इसमें देख लो क्या क्या, दिल्ली, चंडीगढ़। दिल्ली तो सबसे बड़ा है, ये तो होगा ही नहीं, सबसे बड़ा नहीं, लेकिन तब भी बड़ा है, चंडीगढ़ से तो बड़ा है ये। अंडमान निकोबार। बी ऑप्शन चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार। सी ऑप्शन लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़। डी ऑप्शन चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख। ठीक है, चंडीगढ़ सबसे छोटा ही है, फिर उससे बड़ा दिल्ली, फिर उससे बड़ा अंडमान, फिर निकोबार, फिर लद्दाख सबसे बड़ा है ही। तो डी ऑप्शन 36 का डी। 37,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा। कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है। जौरवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति है। टोड़ा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। सही नहीं है पूछ रहा। टोड़ा कहलाने वाले नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ये तो सही बात है। जौरवा संस्कृत अंडमान एवं निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति है, ये भी सही बात है। और भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा, यहाँ परिभाषा उनके लिए कुछ नहीं दी गई कि कौन अनुसूचित जनजाति की कोई ये फलानी डेफिनेशन, ऐसा नहीं है। कुल जनजाति का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भाग, नहीं भाई ये नहीं। कुल जनजाति का कैसे है? इंडिया में टोटल जनजाति कितनी है? 11 नहीं, कुल जनजाति की बात 8.6% है। और ओबीसी कितना है आपका? 16.6। तो उसका केवल 11% कुछ उत्तरी भाग में है, वरना साउथ में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा है। यही ऑप्शन सही नहीं है। 37 का बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट पेज। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है। सोन है, गोमती है, रामगंगा है, बेतवा है। तो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित की बात कर रहा है। सोन नदी ये आपके एमपी है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी, तो ये तो होगा नहीं। गोमती जो आपकी पीलीभीत से निकलती है, मैदानी भाग, ठीक है, ये तो है ही। रामगंगा ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाका। बेतवा आपकी ये बिंद श्रृंखला से, लेकिन ये यमुना की सहायक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गोमती। ये कहाँ से निकलती है? आपकी पीलीभीत से। 39 निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? लोनार झील राजस्थान है क्या? सुमेलित सही है। नहीं सही सुमेलित है। लोनार झील राजस्थान है क्या? नक्की झील गुजरात है क्या? सूरजकुंड उत्तराखंड है क्या? हमीरसर झील गुजरात है क्या? लोनार आपका महाराष्ट्र, ये नहीं है। नक्की झील ये आपका राजस्थान है, ये गुजरात नहीं है। सूरजकुंड ये आपका उत्तराखंड दिया है, ये नहीं, ये हरियाणा में। यहाँ पर सूरजकुंड मेला भी लगता है। और ये हमीरसर झील ये गुजरात में है। डी ऑप्शन सही है। 39 डी। 40 भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या ए और सी। तो इसमें क्या है? आपके उत्तर पूर्व में भी होती है शीतकाल में, और दक्षिण पूर्व सही है, तो इसका डी हो जाएगा। 40 का डी। 41 मैचिंग करना है। भद्रा क्या कर्नाटक में है? भवानी सागर क्या एमपी है? गांधी सागर क्या राजस्थान? राणा प्रताप सागर क्या तमिलनाडु में है? भद्रा ये परियोजना कर्नाटक में ही है, सही है। पहले का तो पहला होगा ही, तो पहला ए कहाँ है? तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। और भवानी सागर ये आपकी कहाँ है? ये आपके साउथ में तमिलनाडु, तो बी के चौथा कहाँ है? पहले का पहला है, बी का चौथा डी ऑप्शन में मिल रहा है आपको। सी, ठीक है। 41 का डी। 41 का डी। जो मैच हो जाए वहीं से देख लो, आगे आगे करने की क्या समय बच रहा है। किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ की बात कर रहा है? कहाँ पाई जाएगी इंडिया में? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। सर्वाधिक रबड़ आपकी कहाँ से आई? जो आपके एर्नाकुलम एरिया, ठीक है, वहाँ पर लगभग 76% पाई जाती है आपकी। तो वो किधर है? आपका केरल में एर्नाकुलम, जहाँ भारत की लगभग 76% रबड़ आपका उत्पादन होता है। तो 42 का सी ऑप्शन, 42 का सी। 43 भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। मसाले सर्वाधिक कहाँ होते हैं? गुजरात में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखो सीक्वेंस हम बता देते हैं आपको। सर्वाधिक उत्पादन एमपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा है? 43 का डी। इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है, वो किसी दिन आपको समझाएंगे। कुछ चीज़ों की हमने, बीमारियों की, मसालों की, इन सब की ट्रिक बनाई है। कौन सी प्रॉब्लम, कौन से विटामिन से क्या बीमारी होती है, इस तरह की। तो इसकी हमारी ट्रिक थी मेरा गुजरात आजा, ऐसा करके हमने ट्रिक बनाई थी इसकी। तो इसकी एमपी। अभी आप कर लो, केवल इतना है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है। आ गया।
कौन सा सुमेलित है? 44। 44। सुनहरी क्रांति क्या उद्यान कृषि से संबंधित है? लाल क्रांति क्या प्याज उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है? क्या काली क्रांति काली मिर्च उत्पादन से है? ठीक है, आपका काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से, तो डी ऑप्शन नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे? आपका प्याज या झींगा उत्पादन से, सी नहीं होगा। लाल क्रांति इसमें बोल रहा है प्याज उत्पादन से, नहीं, ये मांस या टमाटर उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति अपनी आपकी किससे है? ये आपकी है उद्यान कृषि से। 44 का ए ऑप्शन, 44 का ए। 45 भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, या फिर एमपी तथा उड़ीसा, सी ऑप्शन एमपी तथा आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। इसमें कौन सा होगा भैया आपका? एमपी में कोयला नहीं, एमपी सी यही होगा। एमपी हटा दो, ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ ही अपना इधर, ये बिहार का पड़ोसी, अपना भी पड़ोसी। निम्नलिखित राज्यों में उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। ठीक है, सबसे देखो आपका सबसे कम इधर से शुरू करें, अगर पश्चिम बंगाल में 157 किलोमीटर एरिया, आंध्र प्रदेश, यही ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 973 किलो आपका जो किलोमीटर एरिया है, तमिलनाडु का आपका 906 लगभग, और ये लगभग 500 के लगभग उड़ीसा था, और 157-58 ये था पश्चिम बंगाल। ए हो जाएगा 46 का ए। इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो पता पड़ेगा, यही पेपर 4-5 घंटे में हो पाएगा। गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार पाया जाता है? पीट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट या लिग्नाइट। गोंडवाना क्षेत्र में आपका पाया जाता है मेनली बिटुमिनस कोयला, 47 का बी। अभी 48 क्वेश्चन हो गया, समय एकदम देखो लगभग 40 मिनट हो रही है, और पूरा एक्सप्लेन करेंगे 4-5 घंटे हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रहता। भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य है, इंडिया में सर्वाधिक टिन किस राज्य में होती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर राजस्थान। आप भी साथ साथ लगाते जाइए भाई। इंडिया में टिन केवल एक ही राज्य में होती है, सर्वाधिक से मतलब ही नहीं है। वो आपका कौन सा राज्य है? वो छत्तीसगढ़ है, एकमात्र छत्तीसगढ़ में ही टिन पाई जाती है। 49। सिंगरौली गोदावरी घाटी का एरिया है क्या? झरिया छत्तीसगढ़ एरिया, सिंगरौली झारखंड एरिया है क्या? कोरबा सोन घाटी है क्या? तो सिंगरौली ये यूपी और एमपी अपना इधर जान लो, सोनभद्र एरिया, तो उधर क्या आपका सिंगरौली सोन घाटी, एक के नीचे चौथा, तो बी ऑप्शन ख़त्म, ए सी डी में से कोई एक हो सकता है। आगे चलते हैं। जो झरिया है आपका ये झारखंड में है, तो बी के नीचे तीसरा, तो अब केवल सी ऑप्शन बचा, तो सी के नीचे पहला सिंगरौली गोदावरी, कोरबा आपका कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ आई। नेक्स्ट पेज। भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है, काली मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, लाल मिट्टी है। भारतीय भूभाग में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है आपकी? ये पाई जाती है आपकी लगभग 40, हाँ, लगभग 40% आपकी कछारी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इंडिया में इतनी रिवर्स हैं, उनमें बाढ़ आना, इधर से उधर मिट्टी का प्रभाव होना, तो कछार ज़्यादा है इंडिया। 51 का 50 का बी। 51 में चलते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। सेकंड ऑप्शन, द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया। थर्ड ऑप्शन, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है।
तो इनमें से सही का चयन करना है। इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि पिछला नहीं अन्य पे ध्यान देना, तो ये तो गलत हो गया। ये 1990 के लगभग आपकी जो शुरू हुई थी, पहली तो पता ही होगी 1966 के लगभग, 1966-67, और इसमें मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया, ये सही बात है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले बीजों, पानी, उर्वरक में विस्तार, हाँ ये सही है। तो दूसरा और तीसरा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आगे 52, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो इसमें क्या बात सही है पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हैं ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, देखें, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, सही है, क्योंकि इधर ये सकरा एरिया है, उधर खुला है, तो जो ज़्यादा होगा, ए वाला सही है। भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, नहीं ये नहीं सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन। भारतीय शाकबाजी अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या यूपी। शाकबाजी आपके नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में है। कहाँ है ये आपका? जो आपके लगभग, हाँ, 1999 इसकी स्थापना हुई थी, 1999। नरेंद्र मोदी अभी आपके कहाँ से हैं? ये हैं आपके यूपी के बनारस से। ये रहने वाले तो गुजरात के हैं, हमें इनका राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। शाकबाजी कहाँ है? यूपी के वाराणसी में। आगे कौन सा सुमेलित है? गॉर्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में है क्या? हिंदुस्तान शिपयार्ड मुंबई में है क्या? कोचीन शिपयार्ड तमिलनाडु में है क्या? मझगांव शिपयार्ड गोवा में है क्या? इनमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित है। मझगांव ये आपका महाराष्ट्र में, गोवा नहीं है। कोचीन शिपयार्ड ये कोच्चि केरल में था, ये बी सी नहीं है। हिंदुस्तान शिपयार्ड ये आंध्र प्रदेश में, मुंबई में नहीं है। गॉर्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता में। ठीक है, 54 का ए। आगे 55, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सागौन क्या हिमालय की तराई में? देवदार क्या मध्य भारत में? सुंदरी क्या सुंदरबन में? सिनकोवा क्या हिमालय के क्षेत्र में? सागौन जो है आपका, ये आपके मेनली मध्य भारत में है, तो एक इस पे सेकंड हो जाएगा, ए पे सेकंड। देवदार, जो देवदार आपके ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ जाते हैं, ये पहाड़ के उच्च क्षेत्र में, तो बी का चौथा हो जाएगा। सुंदरी ये आपके सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है ही, तो सी का तीसरा है ही। देखो कौन सा निकल रहा है, ए के नीचे सेकंड, बी के नीचे चौथा, सी के नीचे तीसरा, यही आपका ए ऑप्शन। आगे 55-56, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? ऑप्शंस आपके खेजड़ी, बबूल, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या फिर यूकेलिप्टस। मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है? ये मेनली राजस्थान में पाया जाता है, बताओ जल्दी से भैया। जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते चलें। लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता है, जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो भैया प्लीज़ ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, पहले अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहते हैं? ये आपके खेजड़ी वृक्ष को बोलते हैं। ये आपके स्पेशली राजस्थान में पाया जाता है। एक समाज है वहाँ पे बिश्नोई समाज, वो इसकी पूजा पाठ बड़ा इसका केयर करता है। और ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे तो आप जानते हो, ढाक या पलाश बोलते हैं, जंगल की आग। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? ओके, जोग फोर्स या फिर इसे गरसोप्पा भी बोलते हैं, शिव समुद्रम या फिर डुडमा या फिर गोकाक। ठीक है, गोकाक आपका ये घाट प्रवाह नदी कर्नाटक है नहीं है पूछा, ठीक है, गोकाक है
कर्नाटक में है। और जोग फॉल्स या गरसोप्पा तो आपको शरावती नदी पे कर्नाटक है। शिव समुद्रम आपकी कावेरी नदी पे है ही कर्नाटक। ये है डुडुमा कहाँ है, ये आपके मचकुंड उड़ीसा में है। 57 का सी। जोग फॉल्स या गरसोप्पा ये आपकी शरावती नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। डुडुमा आपका मचकुंड उड़ीसा में है। गोकाक आपका पता ही घाट प्रभा हमने बताया कर्नाटक में। अभी दरअसल है मेरा ये पेन टैब है तो इस पर राइटिंग मेरा सही नहीं आ रहा है, इसलिए हम हर बात को लिख नहीं पाते हैं। धीमे धीमे हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको पूरा लिख के सही से समझाया करेंगे। पेन टैब पर थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, इनमें से क्या सही उत्तर? ए आर दोनों सही है। कब स्पष्टीकरण है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की क्या बोल रहा आगे ये आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या भारत मूलतः मानसूनी देश है, सही बात है ये बात तो। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। जब मानसूनी है तो उष्णकटिबंधीय में कहाँ आ जाएगा? यही गलत। उष्णकटिबंधीय 23.5 डिग्री के लगभग ऊपर नीचे, वो भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे वाला 23.5 डिग्री जान लो, तो उसमें नहीं है इंडिया। तो ये तो सही है पर आर गलत है, तो कहाँ है? बी ऑप्शन आपका 58 का बी, 58 का बी। 59 नुमालीगढ़ सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ये जरूर पढ़ लिया करो, पूछ क्या रहा है ध्यान से, नहीं तो कभी कभी हम नहीं पढ़ते, केवल है पढ़ते हैं और पहला मिला घट से मार के चल देते हैं। नुमालीगढ़ क्या आसाम में है? बरौनी क्या बिहार में है? नागापट्टनम क्या तमिलनाडु में? नून माटी क्या गुजरात में है? अगर हम ये नहीं पढ़ते तो क्या नुमालीगढ़ आसाम में? हाँ है, हम तुरंत ए मार के चल देते हैं। नुमालीगढ़ आसाम में है, बरौनी बिहार में है ही, नागापट्टनम ये तमिलनाडु में ही है, नून माटी ये गुजरात में नहीं है, आसाम में है। ये भी नून माटी और नुमालीगढ़ दोनों ही आसाम में है, तो इसका ऑप्शन 59 का डी होगा। 59 का डी। नेक्स्ट पेज। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपके तलचर, कैगा, हजीरा, कोटा व थाल। तलचर उड़ीसा, ठीक है, कैगा, हजीरा, कोटा, थाल। कोटा तो आपका राजस्थान, थाल आपका महाराष्ट्र। ये कैगा नहीं है, परमाणु ऊर्जा जो आपका भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है, कैगा। 60 का बी, 60 का बी। 61 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, IIEE, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलुरु, देहरादून या नई दिल्ली में? कहाँ है IIEE? इसकी स्थापना अभी बता दो कमेंट बॉक्स में, आप बताना इसकी स्थापना कब हुई है। IIEE की स्थापना कब हुई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में स्थित है। 61 का डी, 61 का डी। 62 निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, मतलब जो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर है क्या? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है क्या? विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च है क्या? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई है क्या? तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ओजोन दिवस सही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, विश्व वानिकी दिवस ये 22 नहीं है 21 मार्च को है, सी ऑप्शन। कब है? 21 मार्च को। 62 का सी। 63 निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा, ठीक है, प्रकाश या फिर मृदा या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर उत्पादक, कौन सा नहीं है? जैविक अजैविक होते हैं, जैविक मतलब जिनमें सांस वगैरह होती है, अजैविक मतलब जिनमें नहीं है, जैसे प्रकाश वगैरह ही अजैविक घटक में आएगा, प्रकाश, मृदा, कार्बोहाइड्रेट। उत्पादक क्या? ये नहीं, ये तो जैविक में होंगे उत्पादक। 63 का डी, 63 का डी। 64
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परियोजनाओं में से ज़रूर आता है। ईवीएस की परियोजना, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई अदर स्टेट का कोई भी पीसीएस हो, ज़रूर आता है परियोजना। ठीक है। हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? क्या 1973 में? लाल पांडा क्या 1970 में? बाघ परियोजना 1992 में क्या है? या हंगुल परियोजना 1996 में क्या है? नहीं। चलो, हाथी परियोजना ये आपकी कब हुई थी? ये हाथी परियोजना आप हुई थी आपकी 1992 के लगभग। तो ए का तीसरा 1992 के लगभग है, 1992 में। लाल पांडा मुझे याद है 1996, क्योंकि इस पर किसी का बर्थडे है। लाल पांडा 1996, तो वी ए के नीचे तीसरा, बी के नीचे चौथा, ए के नीचे तीसरा, बी के नीचे चौथा, तो सी ऑप्शन मैच हो गया। बाकी दो मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। तो सी पहले का बाघ परियोजना 1973 हो जाएगा, हंगुल परियोजना आपका 1970। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? उसकी सेहत जलीय जीव की ऑप्शंस क्या हैं? घुली हुई ऑक्सीजन, घुली हुई फ्लोरीन, घुली हुई मीथेन या घुली हुई कैल्शियम। जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो बीओडी आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। तो ये क्या घुली हुई ऑक्सीजन यही है, बीओडी आपने पढ़ा होगा ईवीएस में। बीओडी सीओडी 65 का ए हो जाएगा। आगे 66 पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है। ऊर्जा स्थानांतरण का नियम ये लिंडमैन साहब ने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र में। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ह्रास का नियम, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम या ऊर्जा स्थानांतरण का 100% नियम। जो टैट सीटेट वगैरह इस तरह की तैयारी करते होंगे उनका तो ये कॉमन क्वेश्चन होगा। ये 10% का नियम किसने दिया था आपके? लिंडमैन साहब ने। सी ऑप्शन। 67 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है सम्मेलन है 1986 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? ठीक है। ऑप्शंस हैं विकसित देश द्वारा वर्ष 2000 तक पूरी तरह से, ये जो 1987 में हुआ उसकी बात कर रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपके यहाँ उत्पादन में प्रतिबंध लगाएंगे, या फिर विकसित देश वर्ष 2010 तक पूरी तरह से CFC पर प्रतिबंध लगाएंगे, या विकासशील देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, या विकासशील देश हैं 2020 तक पूरी तरह से CFC पर प्रतिबंध लगाएंगे। भाई उसमें विकासशील देश की तो बात नहीं की गई कि तुम प्रतिबंध लगाओ, क्यों? वो अभी विकास ही कर रहे हैं, तो भाई वो तो प्रोड्यूस करेंगे ही, तो उनकी तो विकासशील तो छोड़ ही दो। 1987 में अब विकसित देश की बात कर रहा, 2010 तक नहीं, 2010 तक नहीं, ये वर्ष 2000 तक ही बात की गई थी जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान वगैरह। तो ये पहला ऑप्शन 67 का ए। 68 विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शंस शेर है, सफ़ेद पांडा है, हॉर्नबिल है या सफ़ेद भालू है। वैसे ये WWF है क्या? इसकी स्थापना आप कमेंट बॉक्स में बताइए कब हुई थी। ये वैसे एक गैर स्वायत्त संगठन है और इसका मुख्यालय भी बता देते आपको, ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी स्थापना आप बता दो। चलो हम बता दे रहे हैं, 29 अप्रैल को हुई थी। किस सन में हुई थी वो बता दो, और इसका प्रतीक चिन्ह है सफ़ेद पांडा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसकी स्थापना कब हुई थी WWF की। 69 कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, या फिर सेकंड ऑप्शन गोपशु पालकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि, या उन्हें मिलने वाले भोजन में कमी आई, या फिर उनमें व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग हुआ है। जो जनरली आपके गिद्ध क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स, मतलब मृत जानवर वगैरह ये खाते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इनका नीड़ की तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने ऊपर ही बनाता है तो इनका नीड़ तो टूटना मुश्किल ही है।
जानवर के अंदर जब मर जाते थे उन्हें ये गिद्ध खाते थे। तो पशुपालक जो मतलब जो भी अपने पशुओं को पालते थे वो उन्हें बीमारियों में दवा देते थे। कौन सी दवा देते थे? डाइक्लोफेनेक करके एक दवा थी। जब वो पशु मर जाता था तो गिद्ध उस पशु को खाते थे, उसकी वजह से गिद्ध खत्म होने लगे। तो क्या होगा? ये गो पशुपालकों के द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। डाइक्लोफेनेक करके है जो मेडिसिन दी जाती थी जानवरों को, जिसका मांस खाने से फिर गिद्ध भी खत्म होने लगे। आगे 70 निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषण का सही विकल्प है। प्राथमिक प्रदूषण, ठीक है, कौन कौन से? प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे जान लो पहले प्राथमिक प्रदूषण होता क्या है, ठीक है, या फिर द्वितीयक प्रदूषण होता क्या है। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में बता दे प्राथमिक प्रदूषण होता क्या है। चलिए कोई नहीं बता रहा, हम ही बता देते। प्राथमिक प्रदूषण कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे निष्कासित होते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषण हो गए। अब ऑप्शन पढ़ लो, अब समझ में आएगा। सपोज दैट हमने कोल्ड ड्रिंक भी फेंक दी तो हमने ये प्राथमिक प्रदूषण कर दिया। आगे ऑप्शन पढ़ लो। प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या डीडीटी, पैरा एसिटिल नाइट्रेट अमोनिया। तो इसमें प्राथमिक प्रदूषण कौन सा होगा? तो भैया पहला होगा, जो डायरेक्ट हम लोग गंदगी कर रहे हैं। प्लास्टिक फेंक दी, कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग धुआं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में गंदगी कर रहे हैं। 70 का ए। 71 निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, जरूर आता है। बीपीएससी तो इसे कई बार पूछ चुका है। तो 71 का कौन सा होगा? संख्या पिरामिड, या फिर बायोमास पिरामिड, या ऊर्जा पिरामिड, या ये सभी पिरामिड? ये भैया सदैव सीधा बनता है आपका ऊर्जा पिरामिड। चलिए नेक्स्ट पेज। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए 8 9 9 ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, ये कहाँ है आपकी? ऑप्शन से आपके क्या हैं देख लो। बेंगलुरु है, हैदराबाद में है, या फिर नागपुर में है, या फिर दिल्ली में है। नीरी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार पूछा गया है। बाकी ऑप्शन इसमें क्या? नीरी कहाँ है? नीरी है आपकी नागपुर में। नागपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? चलो हम बता देते हैं, 1955 से 60 के बीच में। अब आप बताना और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। 58 द फ्यूचर बी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध है। एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, द फ्यूचर बी वांट। ये किससे संबंधित है? कौन से कन्वेंशन से है? रॉटरडम अभिसमय से, स्टॉकहोम अभिसमय से, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन से, या रियो +20 सम्मेलन से? ये द फ्यूचर बी वांट रियो डी जेनेरिया में लगभग, ये हाँ रियो डी जेनेरिया में 20-22 जून 2012 के लगभग एक अभिसमय हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ये उसमें की गई थी बात, रियो +20 सम्मेलन में। सबसे बड़ा कौन है? 4 पे पावर 1/3, 6 पे पावर 1/4, 15 पे पावर 1/6, 245 पे पावर 1/12। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन हो इन पे पावर लगी हो तो इनके बेस का आप पहले एलसीएम ले लो। 12 ले लेंगे तो ये आएगा 4 पे पावर 4 और 6 पे पावर 3 आ जाएगा, 15 पे पावर 2 आ जाएगा और 245 तो उतना ही रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है। 4 पे पावर 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चक 4 चक 16, 4 छिंग 24, 25, 256 आ जाएगा। और 6 पे पावर 3 छक 36, 216 और 15 पावर 2 225, 245। तो इसका 74 का पहला 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चक 4 चक 16, 4 छिंग 24, 1 25, 256, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा डी ऑप्शन 75 के बराबर है। तो इसमें क्या करो आप,
जितना आगे आगे दिया 1, 11, 111 और 1011, इनको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो आपका कितना आ रहा है? 1, 11, 1011 में ये जोड़ दो, ठीक है। एक सीधा सीधा जोड़ लो, 1011 और 11, 11 तो नहीं, बस 1022, ठीक है। 11, 1234, 1/2, 1/2, 1/2, 4 बार आधा 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 4 जोड़ दोगे 2 बढ़ जाएगा। 1234 वो हुआ था, 2 ये बढ़ा दो 1236। समझ में आया? 1 + 1 11 + 111 + 1011 है ना, जब आप ऐड करोगे तो ये 1234 आएगा। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 है ना, 4 बार 2 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। तो 1234 और 2 1236। आगे 76, x1 x2 तथा x3 का औसत 14 है। यार पेन टैब, एक सेकंड, पेन चेंज कर लें, इसे समझाई दें ठीक से। पेन का कलर ये ले लिया, पेन का ये देख लो, x1 x2 x3, x1 + x2 + x3, इनका औसत 14 है। 3 है, 14 14 14 14 42, इन तीनों का ऐड आ जाएगा 42 आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में? इन तीनों का ऐड आ गया आपका 42, x1 x2 x3, 42, 14 14 42। x1 और x2 के दुगने के योग का दुगना, x1 + x2 का दुगना 30 है, तो इधर कर देंगे x1 x2 15 आ जाएगा। तो x3 पूछ रहा है, तो x1 x2 इसमें से माइनस कर दो, 42 में से 15 गए, कितने बचे आपके? 42 में 15 गए 27, 76 का ए ऑप्शन। समझ में आया? आप क्या करो, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, = 14 करोगे, तो x1 + x2 + x3 बराबर 14 14 42 आ जाएगा। और x1 x2 का दुगना बराबर 30 करोगे तो 2 इधर आएंगे तो 30 के नीचे आ जाएंगे, तो x1 + x2 15 आ जाएगा। x1 x2 की वैल्यू x1 + x2 + x3 में रख देंगे आप, तो x3 की निकाल देंगे, 27 आ जाएगी। 77। अभी पेन टैब नया है तो थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत होती है, धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी। इसमें क्या 425 को 4 पुरुषों 5 महिलाओं 6 बच्चों में 9, 8, 4 के रेशियो में बांटा गया। तो एक पुरुष का हिस्सा पूछ रहा है 425। तो इसमें क्या करोगे, 4 × 9 कर दो, 5 × 8 कर दो, 6 × 4 कर दो, इन्हें ऐड करोगे, 4 9 36, 5 40, 6 चौक 24, ये 100 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, पुरुष का पूछ रहा है, ठीक है ठीक है। 425 × 9/100 करें, ठीक है। 425 टोटल है, × 9/100 करोगे आप, ठीक है। पुरुष का ही पूछ रहे हैं ना, और एक पुरुष का पूछ रहे हैं, × 4 और ये कर दो, तो ये आपका आ रहा है लगभग 38.25। 7वें का बी, एक रेलवे स्टेशन में एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रति 3 मिनट पर गुजरती है। 30 मिनट में कितनी ट्रेन? डाउन ट्रेन है प्रति 2 मिनट पर एक गुजरती है, तो 30 मिनट में ये 15 हो जाएंगी। और एक अप ट्रेन प्रति 3 मिनट पर गुजरती है, तो 30 मिनट में ये 10 हो जाएंगी। 15 10 25, 78 का डी ऑप्शन। क्यों? वो 2 मिनट में गुजरती हैं, तो जो 2 मिनट पे गुजरती है वो 30 मिनट में 15 गुजर जाएंगी, जो 3 मिनट पे गुजरती है वो 30 मिनट में 10 गुजर जाएंगी, तो 15 10 25। आगे एक समभुज में जिसका कोण 1560 है, समभुज का ये होता फॉर्मूला n-2 × 180 180 अपॉन n = थीटा, ये होता है, ठीक है। n-2 × 180 अपॉन n = थीटा। जब इसमें रखेंगे तो 1560 रखने में नहीं, ये 0 हटा दो, 156 ही रखो, केवल 156 रख के क्या आ रहा आंसर?
जब 100 n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n इक्वल 156 करेंगे, क्योंकि एक 1560 रखने पर फिर इसमें आंसर नहीं है कुछ भी। 156 रखने पर आ रहा है आपका 15। परफेक्ट का कूट आर जी, ठीक है। तो ब्राउन कैसे लिखा जाएगा? परफेक्ट पी क्यू आर 2 बढ़ा दिए, ई एफ जी 2 बढ़ा दिए, 2 बढ़ा रहा है, तो बी सी डी आर एस टी, तो डी टी ये मैच हो गया, डी ऑप्शन। इसमें आ जाओ 81, बी एल 12 कैसे, बी ए बी 2 हो गया, जे के एल 12, ये इन्हें ऐड करोगे तो 14 हो रहा है, 14 में से 2 गए 12, ठीक है। आगे देखते हैं, डी का कितना है, ए बी सी डी 4, डी का कितना 4 होता है, चौथे नंबर पे, और ई एफ जी 7 ही हो गए, 4 7 11, 11 में से 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके -2 करना है, तो क्यू का क्या होगा, क्यू का कितना होता है 17, और ये एस टी, एस का 19, एस का कोड कितना होता है 19, एस 19 में नंबर पे आता है, 17 और 19 करोगे कितना हो जाएगा, ये के 20 36 हो गए, और 2 माइनस कर दो तो 34। मतलब क्या करना है, इन दोनों को जो जिस नंबरिंग पे वो ऐड कर दो, -2 कर रहा है, तो 81 का बी 82। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, गीता का रमेश, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, मतलब हमारे पिताजी फादर होंगे, वो उस लेडी के भाई लग रहे होंगे, है ना, उनकी माँ के पुत्र का, ठीक है। तो वो कौन लेडी हमारी, तो वो हमारी बुआ जी। 82 का सी। 83 लुप्त संख्या होता 2 3 5, 2 3 6 -1, चलो 17 नहीं, ये नहीं, फिर इससे मैच नहीं हो रहा, इसमें देख लो, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा 17 दूनी 34, नहीं ये भी नहीं है, तो 2 गुणा 1 नहीं, तो 2 + 1 3, 3 + 2 + 1 3, 3 + 2 + 1 कर दो, +2 कर दो, ये सीक्वेंस पहले में होता है, देखें दूसरे में -5 और -4। अच्छा, एक इसमें क्या करें फिर, अगर इसमें देखते हैं 23 7 करके देखते हैं, 23 और 7 30 + 8 38, 7 की सीरीज़ इससे मैच हो गई, 23 + 7 कर दो + 8 कर दो, तो 82 का सी ऑप्शन, 82 का सी। 83 वो 83 का सी। 84 यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो ये उसमें 43वां 87वां 21वां या 18वां कौन सा रहा, ये था आपका 55 देशों में था, ठीक है। मतलब 55 जो अपनी रैंकिंग थी उसमें कौन सा था, 43 में था, 43वां, 43 आउट ऑफ 55। नेक्स्ट पेज 14 9 10। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को, ई वेस्ट इको पार्क, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब या फिर बिहार में, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क। ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, क्यों यूपी पीसीएस और यूपीएससी इसी तरह से पूछता है। ये बनेगा आपका भैया कहाँ है, आप भी बताओ, ये बनेगा आपका ए ऑप्शन, दिल्ली। मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए, ठीक है। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप जिसका नाम दिया
ओम्बुड्स पर ओम ओम्बुड्सपर्सन ऐप अमित शाह ने लॉन्च किया है, या फिर यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। ये अमित शाह ने तो लॉन्च नहीं किया था, ये आपका अमित शाह ने लॉन्च नहीं किया था, ये केंद्रीय जो ग्रामीण मंत्री थे आपके गिरिराज सिंह, उन्होंने किया था। ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे पारदर्शी और जवाबदेह तरीका बी सही है, केवल दूसरा दो सही होगा, तो 86 का बी ऑप्शन, 86 का बी ऑप्शन, 86 का बी ऑप्शन, 86 का बी ऑप्शन। 18 हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या अमित शाह ने? किसने किया था ये आपके आपके राष्ट्रपति जी ने किया था, रामनाथ कोविंद उस समय जो थे। ठीक है ना। जीएस वर्ड ने इसमें करंट थोड़ा पुराना पूछ लिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शंस है माधवीपुरी बुच, इंदिरा नूई, लीना नायर या दिव्या सूर्यदेव राय। पहली सबसे पहले दी है जो अजय त्यागी के स्थान पे बनी है, वो बनी है आपकी माधवीपुरी बुच। 88 का ए। 89 दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? प्लांट बेस्ड कोविड-19 ये आपकी कनाडा की है। कौन सी है? कोब्रेवैक्स, कोवी स्पेसी या कोविसैम या कोविफैंस? कनाडा की कौन सी बनी अभी जो 18 से 64 वर्ष के बच्चों के लिए बात की थी? कोविफैंस। इंडिया कनाडा के तो रिश्ते बहुत ही खराब हो गए भाई। किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता? ठीक है, स्टेफानेस सित्सिपास, राफेल नडाल, कैमरून लूनी या फिर फेलिसियानो लोपेज? किसने जीता? 6-4, 6-4 से हरा के जीता था। और हारा कौन है वो बता देते हैं, कैमरून नूरी हारे थे। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? ये राफेल नडाल ने कैमरून रूनी को हरा के जीता है। कैमरून नूरी साहब सही हार गए। भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस गीता गोपीनाथ, जुनैद कमाल अहमद या रघुराम राजन या डेविस मॉलपस? उपाध्यक्ष बने आपके जुनैद साहब बने थे। ठीक है, बी 92 डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्था ने भारत में पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक? डीआरडीओ के साथ कौन मिला है? ठीक है, ये कौन? आईआईटी मुंबई है क्या? आईआईटी दिल्ली है क्या? आईआईटी मद्रास है क्या? आईआईटी जोधपुर? डीआरडीओ के साथ मिला है भैया आपका आईआईटी दिल्ली। बी ऑप्शन, 92 का बी, 92 का बी। 93 विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था क्या? छात्रों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना भी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो ये मोदी ने तो नहीं किया था, ये रामनाथ कोविंद ने किया था, ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दूसरा तीसरा कहाँ है? सी ऑप्शन, 2 और 3 सही है। आगे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? रिट्रीट बिल्डिंग शिमला, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राजभवन राजस्थान या फिर राष्ट्रपति निलायम हैदराबाद? क्या कहाँ पर किया है आरोग्य वनम? ये आपका किया है भैया दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन। 94 का बी। 95 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम राज्य कौन सा था? जो सूरजकुंड हरियाणा आपका, हिमाचल प्रदेश था, दिल्ली था, गुजरात था या जम्मू था? थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य में था आपका जम्मू कश्मीर। 95 नेक्स्ट पेज। जिस किसी ने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें यार। 10-11वां पेज।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? 204 में, 312 में, 120 में या 141 में? तो लास्ट टाइम इसकी 117 रैंकिंग थी, इस बार इसकी 2-3 गिर और गई है, 120 में, 96। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव आहूजा बने हैं, अतुल गोयल बने हैं, सुनील अरोड़ा बने हैं या भूषण पटवर्धन बने हैं? इसकी स्थापना बता दो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की, कमेंट बॉक्स में, और इसका आंसर हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। इसके बने आपके भूषण पटवर्धन। ठीक है, जरूर बताना इसकी स्थापना कब हुई थी। चलो हम बता देते, 5 सितंबर को हुई थी, ऑप्शन बता देना। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निम्हांस क्या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो करके है? जयपुर में, बेंगलुरु, कोच्चि या पणजी में? कहाँ पर किया है शुभारंभ भाई निम्हांस का? ये आपका किया है बेंगलुरु में, बी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू या इस्लामाबाद। बताओ भैया। ये करेगा आपका नई दिल्ली में। किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? संभव और स्वावलंबन। ऑप्शन है MSME मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। ये किसने की है संभव और स्वावलंबन? बताओ। ये आपकी की है MSME मंत्रालय, 100 का ए सही है। 101। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स किस किस के बीच में हुआ है? जापान इंडिया या फिर सिंगापुर इंडिया या श्रीलंका इंडिया या चीन इंडिया? स्लाइनेक्स है आपका श्रीलंका इंडिया, 101 का सी। 102। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने। ठीक है, श्रीलंका में नहीं है, नहीं पहला नहीं, ये कैंसिल करो। क्या होगा इसका? केवल दूसरा, केवल 2 कहाँ है? बी ऑप्शन। 103। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया गया था। ठीक है, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी या बोधगया। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी प्रतिमा ये हो रही है आपकी बिहार में, और बिहार में भी कहाँ? बोधगया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस वर्ष किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? 104 का त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब या बिहार? कहाँ की है भैया बताओ? 33%। ये त्रिपुरा में, 104 का ए। 105। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन हैं ग्लासगो, नैरोबी, पेरिस या दुबई। कहाँ किया गया है? ये आपके केन्या में किया गया है। कहाँ? नैरोबी। 105 का बी। 106। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सी हैं वो? क्या भूमिका श्रेष्ठ हैं, कोमल त्यागी हैं, श्रेया अग्रवाल हैं या अनमोल सचदेवा है? इन्हें लगातार दूसरी बार मिला है, तो इनका तो याद होना चाहिए। यह आपकी जो श्रेष्ठ हैं, भूमिका श्रेष्ठ, तभी इन्हें दूसरी बार मिला है। 11, 12। भैया जिस किसी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लो।
कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? मिशन इंद्रधनुष क्या था? 7 जो बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था उसके लिए है। और मिशन इंद्रधनुष आपका शुरू कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप बता दो। चलो हम बता देते हैं 24 सितंबर को। और सन कब थी वो आप बता दो। टॉप पर इसमें कौन रहा है? उड़ीसा रहा है क्या, गोवा रहा है क्या, सिक्किम रहा है कि असम रहा है? कौन रहा है टॉप पर? टॉप पे रहा है भैया आपका उड़ीसा, 107 का ए। 108, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान ये है भैया आपका शिक्षा मंत्रालय, 108 का ए। 109, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? किसने की है? ये की है भैया आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय, 109 का ए। 110, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का पहला, ये जो चीज़ पहली हो वो से तो स्पेशली याद कर लो। यूरोपीय संघ ने, अफ्रीकी संघ ने, सार्क ने या आसियान ने? सबसे पहले शुरू किया है आपका यूरोपियन यूनियन ने, 110 का ए। 111, किस दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति आई है? 1941 से, 1921 से, 1971 से या 1951 से? बताइए भैया कब से है? ये है आपका घटने की प्रवृत्ति 1971, सी ऑप्शन। 112, नीचे दिए गए राज्यों में से किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? इंडिया का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। दिए गए राज्य किसका राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? चलो बताओ आप। देखो हिमाचल का बता देते हैं हम आपको, 972 है। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में। कोई कमेंट करता ही नहीं है, लाइक करता ही नहीं है, सब्सक्राइब करेंगे नहीं भैया यार, कैसे चलेगा? चलो हम आपको एक टिक बताते हैं। भारत 943, केरल हरियाणा लिंक 943 के हरपात केरल और हरियाणा, 943 केरल हरियाणा। तो 943 से किसका कम है? हिमाचल का 972 है, ठीक है। उत्तराखंड का 963 है, मणिपुर 992 है, अरुणाचल प्रदेश 938 है। तो यही होगा भारत 943 के हरपात केरल हरियाणा। तो 112 का क्या होगा? डी ऑप्शन है, 943 से कम है। इंडिया का लिख दो 943। 13, 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जाति पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शंस आपके मिजोरम है और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप। नहीं, अनुसूचित जाति यहाँ तो पाई जाती है, यहाँ एसटी पाए जाते हैं मिजोरम में। हाँ देखो देश में लगभग कितना है अनुसूचित जाति? 16.6 है और एसटी कितना है? 8.6% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? यूपी में। और प्रतिशत के आधार पर आपके पंजाब में, और सबसे न्यूनतम मिजोरम में। तो 113 का आंसर हो जाएगा सी आपका। 114, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% दिव्यांग व्यक्ति हैं। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में 77 की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता दो।
2011 की जनगणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। बताओ, सही की बात कर रहा है। 2.1% दिव्यांग व्यक्ति है। यूपी की कितनी साक्षरता दर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो। ये 4.1 नहीं है, 2.1 है, ठीक है। और 2011 की तुलना में जनसंख्या 77 382 थी, यूपी की 382, ठीक है। और अब फिर कितनी हुई थी, 325 77 नहीं 57 नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल था ही। ये और भी कैंसिल हो गया। सी, आंध्र प्रदेश की कितनी थी, 67 और 67.7, ये सी ऑप्शन सही है, 114 का सी। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? उड़ीसा, आसाम, केरल, झारखंड। इनमें सबसे ज़्यादा किसकी, ये पूछना चाह रहा है। उड़ीसा की 4.19 सीआर के लगभग है, और आसाम की 3.12 सीआर, केरल की 3.34 सीआर, झारखंड की 3.29 सीआर। तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा है, 4.19 सीआर। 15 का ए। 16, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयागराज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 918 नहीं है, अभी हमने उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बताया था आपका। 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 14 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 24.3 है। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? सबसे ज़्यादा तो यूपी के प्रयागराज में है ही पॉपुलेशन। लिंगानुपात हमने अभी बताया था, 918 नहीं है, ये बात तो सही है, क्योंकि कितना है, 912 है, तो ये तो नहीं होगा। सही बात ही बोल रहा है भाई। और आपके 14 की वृद्धि हुई है, सही है। नगरीय जनसंख्या, यूपी में कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, 19.98 सीआर के है, जिसमें नगरीय जनसंख्या आपकी 4.4 करोड़ के लगभग है, जो 22.5% है। 24 नहीं है, 22.5 है, 22.5। ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 116 का डी। 17, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षर। सर्वाधिक साक्षर और न्यूनतम कौन है? ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, लखनऊ एवं रामपुर, या फिर गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, यही सी ऑप्शन। सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की, और सबसे न्यून साक्षरता है श्रावस्ती की। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे डार्विन, मोल्थन्स, एडविन केनन या एडम स्मिथ। अनुकूलतम जनसंख्या पर सिद्धांत के प्रवर्तक थे आपके जो इकोनॉमिक्स थे ब्रिटेन के, कौन थे? केनन, हाँ केनन थे, सी ऑप्शन, 18 सी। 19, निम्न किस राज्य की जनसंख्या में नगर की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएंगी? केरल, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु। भाई सबसे ज़्यादा आपको भी दिमाग में आ रहा है गोवा, भाई गोवा। 19 का सी। 20, ठीक है, 12, 13। निम्न कैन शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला? लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में, दिल्ली, दमन नगर में, कहाँ है? दमन तथा दीव में कहाँ सबसे कम है? सबसे छोटा आपके लगभग कौन सा है न्यूनतम नगरीय? लक्षद्वीप भाई, ए ऑप्शन, 120 ए। 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मैथा तेल उद्योग स्थापित हैं। सही बात है। बाराबंकी मैथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की। ये बाराबंकी नहीं, कन्नौज में है, तो दूसरा गलत है, तो केवल ए सही है। 121 का ए। निम्नलिखित घरानों में कौन सा एक सितार वादन? सितार वादन ये कौन थे आपके? इनायत खां, विलायत खां, हाँ इनायत खां, विलायत खां सितार, ये कहाँ के थे? शाहजहाँपुर घराना, अजराड़ा घराना, इटावा घराना, उपयुक्त सभी। इलायत खां आपने सुना है, विलायत खां, इमदाद खां, ये कहाँ से थे? इटावा घराना। 123, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? बरेली में, शाहजहाँपुर में, पौड़ी गढ़वाल में, या फिर ललितपुर में? ये हम बता देते हैं, कोयला परियोजना थी, ठीक है। ये पहले आदित्य बिरला ग्रुप की निजी थी, अब ये रिलायंस ने अधिग्रहण कर लिया है। ये कहाँ है आपकी? ये आपकी शाहजहाँपुर में, बी। 123 का बी। 123 का बी। 24,
किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? गुजरात ने, पंजाब में, राजस्थान ने या फिर यूपी ने? किसान कल्याण सबसे ज़्यादा अपना कौन सा प्रदेश सोचता है? यूपी। 24 का डी। 25 निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ती हैं? यूपी किससे किसकी सीमा टच करती है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखो झारखंड ये आपका पूर्वांचल एरिया से टच हो ही गया, छत्तीसगढ़ हो ही गया, सोनभद्र वगैरह का मैप में देखोगे। राजस्थान ये आगरा से टच हो ही जाएगा इधर। पंजाब से कुछ नहीं होता है, तो बी सी डी कहाँ है? बी ऑप्शन। 125 का बी। 126 आ जाओ। बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव है? ये सभी बुंदेलखंड के, लेकिन पुत्र के जन्मोत्सव पे क्या होता है? बुंदेलखंड में क्या होता है, जब पुत्र का जन्म होता है तो वो लोग अपने रंगीन कागज और बांस की एक मुकुट सा बना के नाचते हैं, मंदिर का मुकुट सा बना लेंगे। तो वो कौन सा नृत्य होता है? उसको बोलते हैं हम लोग ख्याल नृत्य। 128 का सी। 126 का सी। 27 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। तो इनमें से कौन सा पूछ रहा है? ये दोनों ही सही लग रहे हैं। किसान कल्याण बाल विकास मशीनरी 1988 सही बात है, और 1989 महिला एवं बाल विकास विभाग सही बात है। दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन 127 सी। बीबी गिर राष्ट्रीय श्रम उद्यान श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर में, नोएडा में, बरेली में। ये किस वर्ष में स्थापित हुआ, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए। जो कि आपकी एक स्वायत्त संस्था है ये बीबी गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये अवस्थित कहाँ है आपकी? ये आपकी नोएडा में। 128 का सी। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई बताइए। चलो हम बता देते हैं, ये आपके टाइगर प्रोजेक्ट के लगभग हुई थी, उससे थोड़ा पहले ही। 29 निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है? गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में, वाराणसी, सैफई में। कहाँ किया गया है? पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक सभी जगह है। सैफई में भी है, वाराणसी में, मुजफ्फर में, गोरखनगर में, गोरखपुर में भी है, बाबानगरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या 9 है। 20 कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं भाई, 9 है। और ये उल्टा ही लिख दिया, जो 20 था वो 9 कर दिया, जो 9 था वो 20, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो वन ना ही दूसरा। नेक्स्ट पेज। लाइक नहीं किया प्लीज़ सेशन को पहले लाइक कर दें आप लोग, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए प्रति वर्ष चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ना ही ये 3 लाख फिक्स था, ये कितना, और इसमें 7 लाख नहीं, इसमें 5 लाख है, तो इनमें से एक भी नहीं हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हैं। तो कहाँ है ऑप्शन? डी ऑप्शन, ना तो 1 ना ही 2। 132 आ जाओ। 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया है? जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। नेपोलियन हर्ड को, असित कुमार हलदार को, सुधीर रंजन खस्तगीर जी को, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। ये सुधीर रंजन खस्तगीर जी को कहा गया था महाविद्यालय का सूर्य। वंदे मातरम योजना का संबंध है विद्यालयों में राष्ट्रवाद की शिक्षा से, गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से, गरीबों के पक्के आवास उपलब्ध कराने से, या इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम योजना जो आपकी 9 फरवरी 2004 के लगभग थी, ये किससे संबंधित थी? ये आपकी महिलाओं के निःशुल्क उपचार से, गर्भवती महिलाओं के। 33 का बी।
133 का बी। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? यूपी की दूसरी भाषा कौन है, ये कमेंट बॉक्स में बता दो। और उसे यूपी में दूसरी भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो। यूपी की द्वितीय भाषा को यूपी में दर्जा किस वर्ष दिया गया, कमेंट बॉक्स में बता दो। बाकी उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपकी 1972 में, बी ऑप्शन। मैचिंग करना है, ठीक है। भारतंत्र नाट्य अकादमी कहाँ है? ये आपकी लखनऊ में, एक ही नीचे दूसरा। निराला आर्ट गैलरी ये आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, दूसरा पहला हो जाएगा। राष्ट्रीय लोक कला परिषद, लोक कला ये तीसरा है ही। और कालीन आपकी भदोई में होता है। 2 1 3 4 कहाँ है? 2 1 3 4 बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक, यूपी में एक ही जगह अफीम, गाजीपुर में भी होती है, लेकिन इसमें पूछा सबसे बड़ा है आपके लखनऊ के पास बाराबंकी में। वैसे गाजीपुर में भी होती है। सबसे बड़ा उत्पादक आपका लेकिन बाराबंकी है, लखनऊ के बगल पास में, पड़ोसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान, आप बता दो गन्ना अनुसंधान का जो मतलब ऑफिस है कहाँ है यूपी में? बता देते हैं, यूपी की राजधानी में है। स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 51, 52 या 60 में? ये हुई थी आपके 1952 में। 37 38। उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या, यूपी में प्रेजेंट टाइम में मंडल कितने हैं? 16, 17, 18 या 19? कितने हैं भैया? यूपी में प्रेजेंट टाइम में 18 मंडल हैं। इसमें पूछ लेता, आप कमेंट बॉक्स में बता दो नवीन मंडल कौन सा यूपी का सबसे लास्ट में बना। चलो हम बता देते, पेठा नगरी के आसपास का कोई है, लेकिन पेठा नगरी नहीं है, पेठा नगरी के आसपास का बात कर रहे हैं ना, आप वही लगा दो। गेस कर लो, ताला नगरी सोच लेना, जो भी सोचो आप। उत्तर प्रदेश एनआरआई अप्रवासी भारतीय विभाग का एनआरआई विभाग कब हुआ था? जुलाई 2014, जुलाई 2015 या जुलाई 2026? 26 की बात कर रहा है, ये तो कुछ होगा ही नहीं। जुलाई 2020, तो ये आपके 2014 में हुआ था, एक ऑप्शन। बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बटेश्वर यमुना के तट पर स्थित मंदिरों का शहर है। बटेश्वर अपने वार्षिक पचमेले की प्रसिद्ध है। बटेश्वर 22 में जैन तीर्थंकर नेमचंद का जन्म स्थान है। देखो बटेश्वर में क्या है, शिव जी के काफ़ी अच्छे वहाँ मंदिर है। यमुना किनारे सही है। वार्षिक पचमेला सही है। बटेश्वर में 22 में जैन तीर्थंकर नेमचंद का जन्म स्थान है, सही है। ये उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ तक भैया हमने अपना प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताना कितना क्या आपका स्कोर आया है। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आप जब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक एंड चैनल, so please like, share, subscribe। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बताइए आपको कोई भी पेपर हो जिसका आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व चाहिए, किसी भी कोचिंग का हो जो मुखर्जी नगर में अवेलेबल हो, सभी का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे ही देते हैं। आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। बाकी चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।